जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, बीपीएससी के लिए हमारी सीरीज हिस्ट्री पॉलिटी की चल रही है। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है 6 to 8। हिस्ट्री के 6 7 कंप्लीट हो चुके हैं। 8th क्लास के मैं 2 पार्ट में आपको करा चुका हूं। ये लास्ट पार्ट रहने वाला है, पार्ट 3। इसमें हम लोग 6 से 8 चैप्टर तक कवर करेंगे। इसके साथ ही हमारी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस में है आपके, वो सब कुछ कवर किए जाएंगे बिहार के लिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं कि आपको पीडीएफ दे दी जाए इसकी, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है 9809808347 4 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कॉल साथियों प्लीज नहीं करना, कॉल मत कीजिएगा। आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ग्रुप में अगर आप ऐड होते हो तो आपको करंट अफेयर की जितनी पीडीएफ है वो सारी भेज दी जाएंगी। जीके की जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सब कुछ भेज दिया जाएगा। प्लस डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ सेंड की जाती है पीडीएफ। और अब तक जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी पढ़ाया गया है वो सारी वीडियो आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। और कंटिन्यूअसली इस ग्रुप में आपको जो भी आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट होगा रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ पर आपको भेजा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 8th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के साथ। तो चैप्टर नंबर 6 हमारा रहने वाला है, यह है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित बनाना। चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री का रहने वाला है। सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग कलर। 1713। अच्छा, इससे पहले मालवाड़ी व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था इससे पहली वाली वीडियो में। तो मैंने वहां आपको 1882 बता दिया था। वो 1882 ना होकर के 1822 कर लीजिएगा उसे। मालवाड़ी व्यवस्था को 1882 की बजाय 1822 कर लीजिएगा, इतना चेंज कर लेना बस उसमें छोटा सा। तो 1783 में विलियम जोन्स को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। किसे तैनात किया गया था? 1783 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के रूप में तैनात किया गया था। किसे किया गया था? विलियम जॉन्स को किया गया था। किसे? विलियम जॉन्स को। कानून के माहिर होने के साथ साथ जॉन्स एक भाषाविद भी थे। कौन थे? कानून के जानकार तो वो थे ही, इसके साथ साथ वो भाषाविद भी थे। वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं विलियम जोन्स की। किसकी? विलियम जोन्स की। हेनरी टॉमस कॉलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। कौन कौन? हेनरी टॉमस कॉलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड, इनका नाम याद रखिएगा। ये लोग भी क्या कर रहे थे? भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने में प्रयास में लगे हुए थे। प्राचीन भारत के इतिहास को वो समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। किसने गठन किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल गठन किया। जॉन्स ने किया था, वो 4 नाम मैंने बताए उनके साथ मिलकर। और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्र का प्रकाशन शुरू किया। कौन सी पत्रिका थी? आप लोग याद रखिएगा, एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका का क्या किया इन्होंने? प्रकाशन शुरू किया था। 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया? 1781 में। किस लिए खोला गया? अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा 1781 में खोला गया था। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई। वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। 1791 में खोली गई। प्राच्यवादी किसे कहा जाता है? प्राच्यवादी देखिए आप लोग,
एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। क्या एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग को क्या कहा जाता है? प्राच्यवादी कहा जाता है। मैकाले ने मिनट्स यानी कि विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेज का शिक्षा अधिनियम पारित किया था। 1835 का मैकाले का अधिनियम पूछ लिया जाता है कब था, तो 1835। ये फैसला लिया गया कि अंग्रेज को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। उच्च शिक्षा का माध्यम किसे बनाया जाए? अंग्रेजी को बनाया जाए। और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। कलकत्ता में मदरसा था, बीएचयू बनारस बनारस संस्कृत विद्यालय, बाद में बीएचयू हो गया। प्राच्यवादी संस्थानों को क्या किया इसने? प्रोत्साहन ना दिया जाए। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कब भेजा? 1854, जिसे वुड घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इस संदेश को वुड का नीति पत्र, वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। वुड घोषणा पत्र कब आया? 1854, याद रखिएगा। वुड डिस्पैच, वुड घोषणा पत्र, याद रखिए 1854। मैकाले का कब आया? मैकाले का 1835, मैकाले 1835, और वुड याद रखिएगा 1854। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता मदरसा और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि 1857 में किस किस विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी या कहां कहां की जा रही थी? तो कलकत्ता, मद्रास और बंबई, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में की जा रही थी। और इनकी ईयर पूछ ली जाए तो ईयर 1857। और सबसे पहले कहां की गई? 3 प्रेसिडेंटी शहर थे, उन तीनों में की गई। कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक की गई थी। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की, कहां के थे? स्कॉटलैंड के थे। ईसाई प्रचारक थे, स्कॉटलैंड के थे। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया था। किसने? विलियम एडम ने। कब किया था? 1830 के दशक में। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। किसने पाया था ये? एडम ने ये पाया था कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी जो क्या थी? बहुत छोटे छोटे थी, जिनमें आमतौर पर उसने पाया कि 20 से ज्यादा विद्यार्थी किसी में नहीं थे। इनमें से कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी के उपासना के कट्टर आलोचक थे। किसके? कट्टर आलोचक थे। कौन? गांधी जी। किसके? पश्चिमी सभ्यता के, मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे गांधी जी, इतना याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की 1901 में शुरू की। ये क्वेश्चन सबसे पहले कब बन जाता है, कैसे बनता है कि शांति निकेतन की शुरुआत किसने की, स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। कब की? 1901 में की। कब की? 1901 में की। दोनों तरीके क्वेश्चन आपसे यहां पूछा जा सकता है। मैंने डेट भी मेंशन, यहां ईयर भी मेंशन कर दिया है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया था। किस किस की पर? कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी उन्होंने जोर दिया था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद देखिए, मैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, बहुत अच्छे से। तो विलियम जोन्स किससे मैच करेगा? रविन्द्रनाथ टैगोर किससे मैच करेंगे? टॉमस मैकाले, महात्मा गांधी, पाठशाला, ये सब किससे मैच करेंगे? आपको ये खुद सॉल्व करना है, वरना मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, वहां मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है आज का कि कौन किससे मैच करेगा।
चैप्टर 7 पर हम लोग आ जाते हैं। तो साथियों, चैप्टर 7 शुरू करने से पहले, चैप्टर 7 शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और जो लोग ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। यहाँ आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 7, महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो सती शब्द का अर्थ सदाचारी महिला था। सती शब्द का अर्थ क्या था? सदाचारी महिला था। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के एक सुधारवादी संगठन बनाया था। एक संगठन ब्रह्म समाज याद रखिएगा, ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्मो ही रहने दीजिए यहाँ, ये सही है। ब्रह्मो सभा के नाम से बनाया था, जिसमें बाद में क्या कर दिया गया? ब्रह्म समाज कर दिया गया था। कब बनाया था? किसने बनाया? राजा राम मोहन राय ने। किसने? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने की, इतना याद रखिएगा आप लोग। राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। क्या थे? राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। महिलाओं को बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। महिलाओं को क्या था? बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई और इसका क्रेडिट किसको जाता था? राम मोहन राय को। किसको जाता है इसका क्रेडिट? राजा राम मोहन राय को। मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा मैं इसको। सती प्रथा पर पाबंदी कब लगी? 1829। किसको क्रेडिट जाता है? राजा राम मोहन राय को। 1829 सती प्रथा पर रोक लगी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। विधवा विवाह से संबंधित कौन? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कौन? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब पारित किया गया? 1856 में। क्रेडिट किसको जाता है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। किसको? ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहां तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। यहां तक कि क्या किया गया? उन्होंने उस विधवा विवाह को सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने उनकी बात मान ली, तो कुछ लोगों ने उनका क्या किया? बहिष्कार कर दिया। मद्रास प्रेसिडेंट के तेलुगु भाषी इलाके में वीरे शलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। एक संगठन बनाया था। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इन्होंने भी विधवा विवाह को सपोर्ट किया था। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य पक्षधरों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। कलकत्ता में विद्यासागर एवं बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। ज्योतिराव फुले का याद रखिएगा, कहाँ खोले गए इनके द्वारा? महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ज्योतिराव फुले के द्वारा लड़कियों के लिए स्कूल कहाँ खोले गए? तो महाराष्ट्र में खोले गए। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। किसकी? भोपाल की बेगमों ने। कहाँ खोला? अलीगढ़ में खोला। बेगम रुकैया शखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। किसने? बेगम रुकैया ने। यह भी पूछ लिया जाता है, मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोले? तो बेगम रुकैया शखावत ने। कहाँ खोले? कलकत्ता और पटना में। कहाँ खोले थे? कलकत्ता और पटना में खोले थे। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने
स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों और की आलोचना की थी। किसने की थी? पूना में रहकर घर पर ही शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई ने की थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, ऐसा किसका मानना था? संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई। किसका मानना था ये? पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म क्या करता है? महिलाओं का दमन करता है। 20वीं, उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। 20वीं शताब्दी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया था। विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? याद रखिए, पंडिता रमाबाई ने की थी। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। 1929 में किया गया था बाल विवाह निषेध अधिनियम। कब? 1929 में। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में एक बढ़ाकर क्रमशः 21 और 18 कर दी गई। पहले क्या थी? 18 लड़के के लिए, 16 लड़की के लिए, बाद में बढ़ाकर 21 लड़के के लिए और 18 लड़की के लिए आयु कर दी गई। इतना आपको याद रखना है। जाति उन्मूलन काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। क्या किया गया? जाति उन्मूलन कम करने के लिए, काम नहीं कम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। कहां पर किया गया था? मुंबई, यानी कि उस टाइम पर बंबई बोलते थे, बंबई में किया गया था। 1840 में किया गया था। जॉन एलन नामक कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था। ये पूछ लिया जाता है, कौन से जहाज द्वारा? जॉन एलन नामक कुली जहाज द्वारा। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। कब? 1829 में। कब नहीं घुसने दिया जाता था? 1829 में नहीं घुसने दिया जाता था। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले संगठन किया था। जिन्होंने क्या किया था? काम करने का संगठन किया था और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। ज्योतिराव फुले, 1827 में इनका जन्म हुआ, याद रखिएगा, ने गुलामगिरी या गुलाम नामक एक 1873 में किताब लिखी। ये क्वेश्चन पूछ लिया था, गुलामगिरी किसने लिखी? तो ज्योतिराव फुले ने लिखी। कब लिखी? 1873 में लिखी। इनका जन्म कब हुआ? 1827 में इनका जन्म हुआ। मदुरई मंदिर का प्रवेश द्वार टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया। टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। कौन? पेरियार। पेरियार क्या थे? हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर पर मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। कौन? पेरियार। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। कौन? केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कमेंट में बताइए किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मैं अभी अभी आपको पढ़ाकर आया हूं। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। सभी प्रकार की किसके? मूर्ति पूजा और बलि के ये विरुद्ध थी। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। किसने? ब्रह्म समाज ने। किसने? ब्रह्म समाज ने। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। इस लाइन को समझिए, इस लाइन को समझिए ध्यान से। देखिए, रामकृष्ण मिशन का नाम जो रखा गया था वो क्या था?
स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस, इनके नाम पर रखा गया था। और ब्रैकेट में मैं नाम डाल दिया यहां पर स्वामी विवेकानंद जी का। कभी कभी मूल नाम पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है नरेंद्र नाथ। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था। इनकी ये याद रखिएगा 1863 से 1902, सब कुछ यहाँ पर डाल दिया, इससे ज्यादा आगे पूछना नहीं वो आपसे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि किसने भाग लिया था शिकागो में? स्वामी विवेकानंद ने लिया था। कब लिया था? 1893। 1893 एक बार फिर देखिए कब लिया था? 1893 में शिकागो के सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन का प्रयास किया। किसने? 1867 में प्रार्थना समाज ने। किसके द्वारा स्थापना की गई? आत्मराम पांडुरंग। किसकी? आत्मराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। इन्होंने 1867 में बंबई में इसकी स्थापना हुई। इसने क्या किया? जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए थे। बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए थे। मद्रास यानी कि चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई और इसका श्रेय किसके जाता है? केशव चंद्र सेन और के श्रीधालु नायडू। याद रखिएगा, मद्रास में हुई या चेन्नई में हुई, 1864 में हुई। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास चेन्नई में हुई। क्रेडिट जाता है केशव चंद्र सेन और आर के श्रीधालु को। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। यह भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि वेद समाज किस समाज से प्रेरित था, तो याद रखिएगा वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। किसने खोला था? सैयद अहमद खान ने खोला था। खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा? खालसा कॉलेज। कहां पर? अमृतसर में। कब? 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा कॉलेज? खालसा कॉलेज। कहां पर? अमृतसर में। कब? 1892 में। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? अमृतसर से शुरू हुई। कब हुई? 1873 में। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का आयोजन का गठन किया गया था। सिंह सभा का गठन लाहौर में कब किया गया? 1879 में। कब किया गया? 1879 में ये गठन किया गया था। कब किया गया था? 1879 में गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर 8 आ जाता है आपका राष्ट्रीय आंदोलन संगठन। 1870 के दशक से 1947। 1870 के दशक से 1947 तक। देखिए संप्रभु बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया था। सीधा सा समझ लीजिए इसे। कांग्रेस की स्थापना 1885। कब? 1885। और सबसे पहले इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने भाग लिया था। ये दो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये यहां तक एक देखिए, ये संप्रभु का मतलब है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। याद रखिएगा। इसके बाद यहां से है 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था। कब? 1885। कहां हुई? बंबई में हुई। कितने पार्टिसिपेट किया? कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने पहली बार इसमें भाग लिया था। 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, इनकी पुस्तक याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा लिखी गई और 1887 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर द्वारा कहा गया था। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था। बंगाल विभाजन कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन याद रखिएगा 1905 में कर्जन को क्रेडिट जाता है। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने ये किया था। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। ये क्या था? इसके सबसे बड़ा प्रांत था। इसके मैं कई कारण बताऊंगा कि कारण क्या रहे, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे वहां इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तिलक के संपादन में निकलने वाले मराठी अखबार कौन सा? तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार क्या नाम था उसका? केसरी। कौन सा अखबार? केसरी, याद रखिए केसरी। ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक था। किसका? ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक था। कौन? केसरी अखबार। कौन निकालता था? तिलक के संपादन में ये निकलता था। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। किस? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में हुआ था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था और ये लीग जो बनी, ये जो लीग बनी थी मुस्लिम लीग, इसने क्या किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसने क्या है, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, इसको इन्होंने सही बताया था, इसका इन्होंने समर्थन किया था। लीग ने मांग की कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए और 1909 में सरकार ने इनकी बात मान ली थी। कब इनकी बात मान ली गई थी? 1909 में इनकी बात मान ली गई थी। 1907 में कांग्रेस टूट गई। 1915 में फिर से कांग्रेस एक हो गई थी। कहां? गरम दल में ये टूट गई थी। इसको डिटेल में हम लोग कांग्रेस के पढ़ने आएंगे तब डिटेल में चलेंगे, अभी हम लोग हिस्ट्री खत्म करते हैं। 1916 में लखनऊ समझौता, ये किस किस के बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। 1916 में लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? ये भी पूछ लिया जाता है। 1916 में हुआ था। कांग्रेस कब बटी थी? 1907 में। फिर से ये कब हुए? 1915 में। 1917 में रूस में क्रांति हुई। रूस क्रांति कब हुई? रूस में क्रांति कब हुई? 1917। आपको याद रखना है 1917 में रूस में क्रांति हुई। गांधी जी 1915 में 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नताल कांग्रेस का गठन किया था। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। यह इनका दूसरा सफल आंदोलन था। यह इनका कौन सा था? दूसरा सफल आंदोलन था। इनका पहला सफल आंदोलन मैं बता चुका हूं, जो नील की खेती के विरोध में था, वो चंपारण में था। कहां हुआ था? चंपारण में हुआ था। और ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में सबसे पहला सफल आंदोलन गांधी जी का चंपारण 1917 वाला। इसके बाद ये मिल अहमदाबाद में मिल जो थी कपड़ा मिल, इसके ये था, ये हुआ था 1918 में। ये कब हुआ था? 1918 में ये हुआ था। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। कब किया? 1919 में। कब किया? 1919 में किया था। नाइटहुड क्या है? ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली एक प्रकार की उपाधि है। ये क्या है? उपाधि है जो किसके द्वारा दी जाती थी? ब्रिटिश के राजा रानी के द्वारा ये दी जाती थी। 13 अप्रैल 1919 क्या था? बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस दिन हुआ, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा। हत्याकांड, इस संहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ये पूछ लिया जाता है कि जलियांवाला हत्याकांड की वजह से किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। या ये पूछ लिया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि क्यों वापस की थी? तो याद रखिएगा विरोध किया था इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। उस दिन वैसाखी का दिन था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920।
1920 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन और गति मिली। इसे और गति कब मिली? 1920 से 22 के दौरान इसे और गति मिल गई थी। ये तो चलो हो ही गया। 1922 में जब किसानों की भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया गया, उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। इसी घटना की वजह से, ये वजनी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये पूछ लिया जाता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वजह से वापस लिया था, तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था इसकी वजह से उन्होंने वापस ले लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ, याद रखिएगा। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। इस प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? 1929 में। और इस समय पर अध्यक्ष कौन थे? इस समय पर अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए, आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना सब कुछ मेरे द्वारा यहां पर डाला गया है। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरा एक एक साथी कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेगा। और अगर आप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो आप लोग, तो 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। प्लीज कॉल नहीं करना है। इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल आप हो सकते हो। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा था। कब भेजा था? 1927 में। किसके में? लॉर्ड साइमन के में। साइमन कमीशन कह लीजिए से, है ना। आयोग भारत भेजा। इस आयोग ने भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव ने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की। 1928 में की। किस किस को क्रेडिट जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव ने। कब की? HSRA की स्थापना की 1928 में। कब? 1928 में। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु को लाला राजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की इन्होंने हत्या की थी। सैंडर्स जानते हो, जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, लाठीचार्ज वहां पर हो गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ का ना जब कहा जा रहा था, तो सैंडर्स ने क्या किया? लाठी चला दी थी और लाठी लाला लाजपत राय के सर पर पड़ी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्या किया? 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। कब? 17 दिसंबर 1928 को। बी के दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है ये, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसको, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। किसने? बी के दत्त के साथ भगत सिंह ने। कौन कौन था वहां पर? भगत सिंह और बी के दत्त ने बम फेंका था विधान परिषद में 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 आपको याद रखना है। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 23 मार्च 1931 को भगत, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। भगत की उम्र उस समय पर क्या थी? 23 वर्ष थी। 23 से याद रखिएगा, 23 वर्ष उनकी उम्र थी और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी पर चढ़ाया गया था। उस समय पर उनकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे, ऐसा गांधी जी ने कब वो किया था ऐलान? 1930 में। कब? 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वो नमक कानून तोड़ने के लिए क्या करेंगे? यात्रा निकालेंगे। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से, याद रखिएगा, कहां से?
साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उस दिन तारीख याद रखिएगा, उस दिन की डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने नमक कानून तोड़ा। यात्रा कहां से स्टार्ट की? साबरमती से। कहां से? साबरमती से की थी, याद रखिएगा इतना। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 वर्ष की उम्र में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में वह विधवा हो गई थी। 12 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ, 16 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो गई थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर रहने वाली पहली महिला थी। या ये पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था, 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ। कहाँ हुआ? कानपुर में हुआ। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कहां पर? कानपुर में, 1925 में। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएं। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएं। और चुनाव का रिजल्ट क्या रहा कि 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। और दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में। कब शुरू हुआ? 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? अगस्त 1942। अगस्त 1942। ईयर पूछे तो 1942, मंथली पूछ ले तो अगस्त से याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 को हुई। 1930 के दशक के आखिरी सालों ने लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए थे। ये क्या था? 1941 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। गांधी जी नहीं चाहते थे अध्यक्ष बने, तो ये नाराजगी में क्या किया था इन्होंने? कांग्रेस के पद से भी इस्तीफा दे दिया था और एक कलकत्ता छोड़ दिया था इन्होंने। और जर्मनी के रास्ते होते हुए ये कहां पहुंच गए थे? सिंगापुर ये पहुंच गए थे। वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, INA का गठन किया। वहां उन्होंने क्या किया? आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, INA का गठन किया। INA ने 1944 में इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडियन नेशनल आर्मी ने 1944, या ईयर नहीं देगा, कहां से घुसने का प्रयास किया था, तो दोनों जगह मैंने मेंशन कर दी हैं, इम्फाल और कोहिमा से। कहां से? इम्फाल और कोहिमा से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया था, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। सी राजगोपालचारी, क्या? सी राजगोपालचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछ लिए जाएं, सी राजगोपालचारी। कौन? सी राजगोपालचारी। उन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें किसके नाम से जाना जाता था? राजा जी के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। सुभाष चंद्र बोस 1941 में बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और उन्होंने, ये तो हो गया था मुस्लिम लीग के बाद। देखिए ये लाइन हो गई थी हमारी, है ना, याद रखिएगा। 1934 के बाद जिन्ना ने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया। कब? 1934 के बाद। 1934 के बाद। अभी मैं आपको पढ़ा कर आया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। कब? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 पढ़ा कर आया था। लेकिन 1934 में जिन्ना ने इसे पुनर्जीवित किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का रीजन क्या है, क्यों कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़िए। आज का, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज का यूपी पुलिस का पेपर उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए। ये डिक्टो क्वेश्चन, ये लाइन डिक्टो आपके यूपी पुलिस में आज पूछी गई है कि खुदाई खिदमतगार के संगठन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये क्वेश्चन आपका डिक्टो आपका यूपी पुलिस में आज पूछा गया है। डिक्टो पूछा गया है, कुछ भी वर्ड इधर उधर नहीं है। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा यूपी पुलिस में आज
पूछ लिया गया। इसीलिए मेरा हमेशा मैं बोलता हूं कि आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब रहे? पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और यह अधिवेशन कहां हुआ था? कराची में हुआ था। कहां पर? कराची में हुआ था। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही। विश्व युद्ध खत्म कब हुआ? 1945। अभी मैं पीछे पढ़ा कर आया हूं। शुरू कब हुआ? 1939। शुरू कब हुआ? 1939 से 1945 तक ये चला था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। किसने? मुस्लिम लीग ने। कब किया? 16 अगस्त 1946 को किया था। इस तरीके से साथियों हमारी पॉलिटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, खत्म हो चुकी है हमारी 6 to 8 की। इसी के साथ साथ हमारी हिस्ट्री भी क्लास 6 to 8 कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाए तो आप लोग 9808347403 पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएंगे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ 10 लोगों तक शेयर आपको ज़रूर करनी है। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जिससे आने वाले जो भी आगे वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको लेनी जॉब, उसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।